अस्सलाम वालेकुम। आप में से जितने भी एडवोकेट्स हैं या फिर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में केसी फर्नांड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला या आईसी गोरखनाथ या बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कोचिंग सिस्टम के बारे में ज़रूर पढ़ा हो। आज हम इन केसेस के बारे में बात तो नहीं करने जा रहे हैं, मगर जो इन केसेस या जो इन डॉक्ट्राइन्स के पीछे कुछ लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, उनमें से एक एमिनेंट जूरिस्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है फाली एस नरीमन, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ पर्सनल जर्नी के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ ग्रेट ही वाज एन अमेजिंग जूरिस्ट, अमेजिंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं कुछ केस लॉज को लेकर या विद इन कोर्ट या कोर्ट के बियॉन्ड भी, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस उन पे आज हम बात करेंगे। फनीएस्ट नरीमन रंगून में पैदा हुए। रंगून जो है वो म्यांमार। सवाल ही पैदा होता है कि एक इंडियन एमिनेंट यूरिस्ट म्यांमार में कैसे पैदा हुआ। इसके पीछे की कहानी यह है कि जो फनीएस्ट नरीमन के फादर हैं सेम नरीमन, वो अपनी किसी कंपनी की पोस्ट पे थे, मैनेजर की पोस्ट में थे, तो वो उसकी ब्रांच एक ओपन करने के लिए रंगून गए थे। वहाँ पर उन्हें मोहब्बत हो गई, शादी कर ली और 1929 में वहाँ पर फनीएस्ट नरीमन पैदा। मगर ज़्यादा देर तक वो वहाँ पे रह नहीं पाए। उसकी वजह ये थी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ने जो म्यांमार है उसको भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो फालियस नरीमन की फैमिली को वापस रिलोकेट होना पड़ा इंडिया में। फालियस नरीमन की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कुछ तो म्यांमार में हुई, कुछ इंडिया में। 1950 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज महाराष्ट्र से लॉ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बम्बे बार ज्वाइन कर लिया। फिर लगभग 22 साल तक वहीं पे प्रैक्टिस करते रहे। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने के लिए आते रहे। मगर 1972 में वो परमानेंटली या फिर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, जिन केसेस को एक एक करके अभी हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड जजेस केस के बारे में, विच बिकेम द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसीजन है परटेनिंग टू ट्रांसफर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, उसमें जो फाइनल से होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। यानी कि जो उसमें कंसल्टेशन ली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो मेयरली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी होगी। तो प्रेसिडेंट को वो कंसल्टेशन में प्रेजेंट किए हुए ओपिनियंस लेने हैं, इट्स ओके। अगर नहीं लेने हैं तो इट वुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, इट वुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी डिसीजन और इस डिसीजन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस को अप्रीहेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इस जजमेंट को 1987 में चैलेंज कर दिया। और द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट फालियस नरीमन, जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि जो वर्ड कंसल्टेशन है आर्टिकल 124 में, उसका मीनिंग इतना नैरोली नहीं लिया जा सकता। It does not just mean mere an exchange of views. Rather, it should be binding because it is necessary for the independency of the judiciary, which is the prerequisite to deliver justice. It Falius Nariman के ये strong arguments base बन गए कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम में जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, they will take decision pertaining to transfers and appointments of the judges of the Supreme Court and हाई कोर्ट। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फालियस नरीमन अपनी ऑटोबायोग्राफी व्हेन मेमोरी फेट्स में रिग्रेट करते हैं, यानी कि जिस चैप्टर में वो इस केस को डिस्कस करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसका जो नाम है, जो टाइटल है, वो है ए केस आई वॉन बट आई वुड प्रेफर टू हैव लॉस्ट। अकॉर्डिंग टू फालियस नरीमन कि देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही राइट्स, and I quote, according to me, I don't see what is so special about the 5 judges of the Supreme Court. They are only the first five in seniority of appointment, not necessarily in superiority of wisdom or competence. I see no reason why all the judges
in the highest court should not be consulted when a proposal is made for appointment of a high court judge or an eminent advocate to be a judge of the Supreme Court. I would suggest that the closed circuit network of 5 judges should be disbanded. हो सकता है कि उनकी विजडम बात में ये कहती हो कि जो टॉप 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे भी मिस्टेक हो सकती है. Whether you wanted all the judges of the Supreme Court to take decision pertaining to the appointments and the transfers of the judges of the Supreme Court and appointments and the transfers of the judges of the High Court. It is also pertinent to mention कि 2014 में एक लॉ पास हुआ था, नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन एक्ट 2014, जिसमें गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था, जिस लॉ के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी 6 लोगों की, तो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, फिर उसमें लॉ मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर के साथ 2 और एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको एक अलग से कमेटी अपॉइंट करेगी. कमेटी विल बी कंसिस्ट ऑफ CJI, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन. इस एक्ट के खिलाफ एडवोकेट फालियस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था कि दिस एक्ट वुड कंप्रोमाइज द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी. और इन आर्ग्यूमेंट्स पर एग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. अगर फंडामेंटल राइट्स पर्टेनिंग केसेस की बात करें तो एडवोकेट फालिस नरीमन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स जिनमें वो अपेयर में. एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है IC गोलकनाथ. अगर आप लॉ स्टूडेंट आपने ये केस ज़रूर पढ़ा होगा. IC गोलकनाथ में एडवोकेट फालिस नरीमन ने आर्ग्यू करते हुए ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स शुड बी प्रोटेक्टेड एंड ही कंटेस्टेड very strongly to uphold the fundamental rights of the Indian citizen given in the Constitution. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फालिस नरीमन के आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हुए ये वर्डिक्ट दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आर द बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. फिर ये केस बना था बुनियाद बेसिक स्ट्रक्चर. उसके बाद जब बात केसी फनन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पर पहुंची, जहाँ पर ये डिबेट हुई कि क्या पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, या फिर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं अमेंड कर सकते एज वाज गिवन इन IC गोलकनाथ. तो फाइनली इट वाज दैट केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी गई. और इस केस को आर्ग्यू करने में जो सबसे अहम किरदार निभाया था वो निभाया था एक और एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने, जिनको हम एडवोकेट नारी पालकीवाला के नाम से जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और नानी पालकीवाला को इस केस में असिस्ट किया था एडवोकेट फालिस नरीमन. एडवोकेट फालिस नरीमन माइनॉरिटी राइट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न इन द कोर्ट रूम एंड कोर्ट रूम में. उन्होंने बहुत सारे केसेस हैं जो माइनॉरिटी राइट्स रिलेटेड कंटेस्ट की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है पर्टेनिंग टू द पावर ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश एंड टू एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, जिसको हम TM में पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जानते हैं. और इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, जिसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि जो एंटाई मुस्लिम हेट इंडिया में जब बढ़ रही थी तो उस वक्त फालिस नरीमन बार बार ये कहते थे कि इंटॉलरेंस इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री. फिर उन्होंने एक लेक्चर में, जो लेक्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द टॉपिक ऑफ माइनॉरिटीज़ एट क्रॉसरोड्स, उसमें फालिस नरीमन ने कहा था कि we have been hearing on television and reading in newspaper almost on daily basis tirade and or abuse by one or more individuals or groups against one or another section of citizens who belong to a religious minority, and the criticism has been that the majority government at the center has done nothing to stop this tirade, and I agree. इसके अलावा एक मरतबा ऐसा हुआ कि एडवोकेट फालिस नरीमन को ये ऑफ़र दिया गया कि वो गुजरात गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे इन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि फाइल की गई थी बाय सम डिस्प्लेस्ड क्रिश्चियन ट्राइबल्स. एडवोकेट फालिस नरीमन ने वो एक्सेप्ट किया दैट ही वुड कंटेस्ट फॉर द गुजरात गवर्नमेंट. बट उन्होंने न्यूज़ में ये सुना कि काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ हो रही है, अब्यूज़ किया जा रहा है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को गुजरात में, और चर्चिस पर अटैक हो रहे हैं. तो ही रिक्वेस्टेड और ही रोट टू द देन CM ऑफ गुजरात. बट व्हेन ही रियलाइज्ड कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कंट्रोल द सिचुएशन, ही डिनाइड टू अपियर फॉर द गुजरात गवर्नमेंट इन दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. फिर इसके बाद सिर्फ इतना ही, बहुत सारी ऐसे ऑफर्स थे
फालियस नरीमन को जो ऑफर दी गई, उन्होंने बहुत सारी एक्सेप्ट की, बहुत सारी रिजेक्ट की। उनको 38 ईयर की एज में उन्होंने जो जजशिप है हाई कोर्ट की वो डिनाई कर दी थी फॉर सम फाइनेंशियल इशूज। इसके बाद 1972 में ही बिकेम अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल रहे तो कुछ सालों तक। बट जब इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी ने 1975 में, तो सिर्फ एक दिन के बाद, in protest against the violation of civil liberties and fundamental rights of the citizens, he resigned from the